गुड मॉर्निंग। आज हमें बीएससी देवघर के फाउंडर, डायरेक्टर और इंग्लिश फैकल्टी श्री नरेंद्र सर के साथ उनसे आज कुछ सवालों के आंसर लेंगे। तो पहला सवाल है, क्या एक छात्र जो बहुत ही मेधावी नहीं है, जो हमेशा से एवरेज रहा हो, वो बैंक एग्जाम पास करके बैंक पीओ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बैंक पीओ बनने के लिए बहुत मेधावी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बहुत मेधावी छात्र होते हैं, वो प्रायः इंजीनियरिंग में जाते हैं, वो आईआईटीएन बनते हैं, मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जो बैंकर्स बनते हैं, वो मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स ही बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए। हाँ, लेबोरियस होना चाहिए, वो टाइम दे पाएँ अपनी तैयारी पर, ये कैरेक्टर उनमें ज़रूर होना चाहिए। जी सर। आपने अपने जीवन में बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तो उसमें आपने बहुत से बिलो एवरेज या अप टू एवरेज बच्चों को देखा होगा, तो आपने क्या सलाह दी उनको कि वे टॉपर बने और सेलेक्ट हुए? मैं एक ही सलाह देता हूँ कि आप जो पढ़ें, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ें। जब तक चीज़ों को आप समझें नहीं, आगे नहीं बढ़ें। पढ़ाई करने का मूल मंत्र यही है। अगर आप पढ़ कर के समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम आएँगे, उसको आप करेक्टली सॉल्व कर पाएँगे। तो बहुत वॉल्यूमिनस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्साइज़ पढ़िए, प्रिसाइज़ पढ़िए और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। यही सफलता का मूल मंत्र है। सर, बैंक एग्जाम की तैयारी कराने के क्षेत्र में आपका 2 दशक से ऊपर का रहा है एक्सपीरियंस, तो उसमें आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। उसमें से कई बच्चे आज बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं सेलेक्ट होके, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे जो आज तक सक्सीड नहीं हो पाए हैं। तो जो बच्चे सक्सीड हो गए और जो बच्चे सक्सीड नहीं हुए, उनमें आपने क्या क्वालिटीज़ में अंतर देखा? मैंने अंतर ये देखा कि जो बच्चे आए थे और जिन्होंने पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट किया, पूरी तरह से उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस को माना और मैंने जैसे उन्हें सलाह दिया वैसे वो करते गए, तो बड़ा ही वो सक्सेसफुल हुए और उन्हें बहुत कम टाइम लगा है। और ऐसे अनेक एग्ज़ाम्पल हैं जिन्हें कम टाइम लगा और वो सफल हो पाए। जैसे मैं 1-2 नाम ले लूँ, एक हमारे यहाँ एक लड़की आई थी जिसका नाम है विवदानंद, वो करनी-बाग देवघर की है और वो 4-6 महीने के ही प्रयास में वो पीओ निकाली और वो बैंक ऑफ इंडिया में भी महाराष्ट्र में पोस्टेड है। दूसरी लड़की उसके साथ आई थी, उसकी फ्रेंड भी थी, उसका नाम है प्रिविंकल किसले, वो एसबीआई में वो क्लर्क है और उसकी पोस्टिंग अभी हंसडीहा में है। इसके बाद जो हमारे यहाँ का रिजल्ट्स हुआ है, उसमें सुमित बर्नवाल हैं, वो आरआरबी के पीओ बने हैं। शैलजा कुमारी है, वो क्लर्कल कैडर की है। सोनू कुमार, उसने आरआरबी का क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला, देयर आफ्टर उनका एसबीआई में सिलेक्शन हुआ, तो अभी वो मधुपेरा में पोस्टेड है। उसके बाद हमारे यहाँ का कैंडिडेट आया, एक सैन नाम है, वो अभी एलआईसी बाढ़ में पोस्टेड है। अजय कुमार सारवा का रहने वाला है, वो अभी सीआईएसएफ में है। फिर विधि तिवारी एकदम से लेटेस्ट, जिसकी ज्वाइनिंग जनवरी में होने वाली है। तो ऐसे अनेक स्टूडेंट्स हैं जो आए और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा और हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया और वो मुकाम हासिल कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो रियली इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन वो अपने मन के ही चलते चले गए, करते हुए चले गए और इसलिए वो विफल हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जो ऑफलाइन का जो सिस्टम है क्लासिंग देने का, उन्हें लग रहा था कि इससे बेहतर तो ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन की तरफ उनका रुझान बढ़ते चला गया और वो ऑफलाइन को जो है सो सेकेंडरी प्रायोरिटी देने लगे। तो क्या हुआ कि वो सफल नहीं हो पाए। ग्रेजुअली वो अपना मुख मोड़ लिया यहाँ से और वो घर वापस लौट गए। तो ऐसे ही हुआ है कि जो बच्चे यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, यहाँ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए, वो सफल हैं और जो अपने मन से अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए और मेनली उनका फोकस ऑफलाइन पे, ऑनलाइन पे था, वो बड़ा मुश्किल हुआ उनके साथ में, वो लास्टली वो जो सो बैक टू पेविलियन हो गए। यही बेसिक डिफरेंस रहा है। जी सर। सर, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे एग्जाम ईयर होता है। एक नया साल, तो जैसे 25 का साल खत्म हो गया, 26 का साल आ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट जब नया एग्जाम ईयर आता है, तो हमेशा वो प्रॉमिस करते हैं, प्रण लेते हैं कि इस बार तो नहीं निकला, और वो शुरू करते हैं एकदम गर्मी जोश के साथ। 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ये 1-2 महीना पार होता है, जैसे एग्जाम का फॉर्म निकलता है, ये निकलता है, धीरे-धीरे करते-करते एग्ज़ाम तक वो थक जाते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसमें आपका क्या कहना है, वो कैसे पढ़े उन 6 महीनों को? क्योंकि एग्ज़ाम 6 महीने के बाद होता है। ऐसा है कि जब वैकेंसी निकलती है, तो लोगों को लगता है कि इतनी सारी वैकेंसी निकली है, इसमें तो मेरा भी चांस है और इसलिए वो बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं।
शुरू-शुरू में सिलेबस भी थोड़ा आसान रहता है, तो उन्हें पढ़ने में मन लगता है और वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाता है, उन्हें समझ में थोड़ी-सी कम आने लगती है, प्रॉब्लम होने लगता है, तब फिर लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है और वो ग्रेजुअली डिमोटिवेट होने लगते हैं और वो फिर अपनी तैयारी को थोड़ा कम करने लगते हैं। मगर मुझे ऐसे बच्चों से सलाह है कि आप डिमोटिवेट ना हों, ये सिस्टम है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आसान होंगे या सारे ही डिफ़िकल्ट होंगे। क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं, वो इस लेवल के होते हैं कि कुछ बच्चे जो बहुत कम पढ़ाई किए हैं, वो भी कर पाएँ और कुछ बच्चे जो मीडियम लेवल के हैं, वो कर पाएँ और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे ही करते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन भी कर पाते हैं, वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ज़रूरत इस बात का है कि आपका स्टडी रेगुलर होना चाहिए, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम ही है ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के और कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। जी सर। तो सर, जैसे बिहार और झारखंड के क्षेत्र में बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, बंगाली मीडियम से आते हैं, तो उनका सवाल है कि इंग्लिश का आज के रिलेवेंस कॉम्पिटिशन में बैंक एग्ज़ाम से क्या रिलेवेंस है? आप तो इंग्लिश के फैकल्टी हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ख़ास तौर से मैं बैंकिंग की बात करूँ, तो एक एग्ज़ाम छोड़ कर के बाकी सभी में इंग्लिश के क्वेश्चन्स होते हैं। केवल रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, उसमें ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश के बदले में हिंदी चूज़ कर सकते हैं। तो बिना इंग्लिश पढ़े तो ये होगा नहीं। और बात रही कि इंग्लिश का लेवल क्या रहता है, जनरली लोगों को में ये परसेप्शन रहता है कि बैंक का इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, मगर ऐसी बात है नहीं। बैंक में इंग्लिश का लेवल एक मॉडरेट लेवल का होता है। वॉल्यूम भी कम होता है। कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि चलो इससे बेहतर है बैंक की तैयारी छोड़ दें, एसएससी करें। क्यों? क्यों करें? तो लगता है कि उनको एसएससी में बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उनको पता नहीं लगता कि कितने वॉल्यूम हो उसके। तो अगर हम वॉल्यूम की कंपैरिज़न करेंगे, तो बैंक का वॉल्यूम बहुत कम है और इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। टॉपिक्स बहुत ही कम है और इसको एकदम से आराम से कवर किया जा सकता है। शर्त यही है कि आप थोड़ा-सा मन लगा कर के पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। मेन बात यही कि आप कंसंट्रेटेड हों, रेगुलर हों और आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहें। बिल्कुल आराम से निकल सकता है ये। जी सर। सर, 2026 के बैंकिंग एग्ज़ाम्स ईयर जो है अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले एसबीआई, उसके बाद आईबीपीएस 3-4 महीना में अब शुरू होने वाला है। तो अब जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हों या रिपीटर्स हों, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? रिपीटर्स के लिए तो आसान है क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, वो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए ये तो बड़ा अच्छा है कि वो कंसेक्यूटिवली जो है सो बैंक के पीओ लेवल के पहले एग्ज़ाम देंगे, बाद में वो क्लर्क लेवल के देंगे। जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें भी पूरी एनर्जी से पढ़ना चाहिए। फ्रेशर्स के साथ एक नई एक टाइप का प्रॉब्लम ये रहता है कि बहुत चीज़ों से वो अवगत नहीं होते हैं, लेकिन एक उनका फ़ायदा भी रहता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके माइंड बिल्कुल साफ-सुथरे होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई की नहीं होती है, तो उनको जो पढ़ाया जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प करते हैं और पूरे एनर्जी और एंथुसियाज़्म से पढ़ते हैं। तो फ्रेशर भी उतना ही डिज़र्व करते हैं और उनकी भी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फ्रेशर्स की प्रोबेबिलिटी मोर देन देम है। तो मैं तो कहूँगा कि फ्रेशर्स लोग भी उसी एंथुसियाज़्म से पढ़ें। उनको कभी ये सोचने का ज़रूरत नहीं है कि ये तो रिपीटर्स हैं, ये तो इतने पढ़ चुके हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी फ्रेशर्स सर। एकदम इक्वली डिज़र्व करते हैं। सर, जो बैंक क्लर्क जॉब है, वो एसएससी के सीएचएसएल, एमटीएस से बेहतर है या उसी के लगभग का है? बैंक पीओ भी सीजीएल के इक्विवेलेंट का है। तो हम आज जब भी बाहर जाते हैं, हम छात्रों से पूछते हैं, तो उनमें से कोई भी बैंक की तरफ ना रुझान रख के एसएससी के प्रति या रेलवे के प्रति ज़्यादा रुझान बच्चों में क्यों देखने मिलता है? एक्चुअली ऐसा है ना कि एक जनरल परसेप्शन डेवलप किया गया है अमंग्स द फ्रेशर्स कि बैंक का इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एकदम से रॉन्ग परसेप्शन है। उन्हें किसने ऐसा किया है और ये कितने दिनों में ये पर्कुलेट किया है, उनके दिमाग में ये डाला गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ कि उन्हें लगता है कि एसएससी का एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान है, बैंक का जो इंग्लिश है उसका लेवल बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एसएससी में जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा है। अगर उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो केवल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ कि अगर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 1000-1200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर साइनो और एंटो की बात करें तो डिक्शनरी में 25,000 का एंट्रीज़ है, इतने सारे वर्ड्स हैं और कौन से वर्ड्स का मीनिंग वो सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स में पूछ लें, पता नहीं है। तो इतना डिफ़िकल्ट और इतना हार्ड क्वेश्चंस कई बार पूछ देते हैं और जो वॉल्यूम है इंग्लिश का, वो बहुत ज़्यादा है। बैंक में इन कंपैरिजन टू एसएससी सिलेबस बहुत कम है।
8-10 टॉपिक आप पढ़ लें, निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। और क्वेश्चंस भी आसान-आसान पूछते हैं, क्लर्क लेवल का आसान, इतना आसान क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि एसएससी की तुलना में काफ़ी आसान है। जहाँ तक मैं एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देखा हूँ या आरआरबी का मैं क्लर्क लेवल का देखता हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरा तो सलाह होगा कि जो बच्चे अपने सीनियर्स के कारण से या फ्रेंड्स के कारण से मोटिवेट हुए हैं कि एसएससी इज इजियर देन बैंक, ये एकदम गलत परसेप्शन है। इस परसेप्शन को चेंज करिए। एक दूसरा रीज़न मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी का जहाँ तक सवाल आता है, तो आप एक वैकेंसी अगर एसएससी की आती है तो क्लियर होने में 2 साल के आसपास का समय लग जाता है। अगर आप टियर 1 या टियर 2 किसी में फेल हो गए और नेक्स्ट आपने चांस लिया, फिर अगर टियर 1 और टियर 2 में किसी में फेल हो गए, तो आपका 4 साल बर्बाद हो जाता है। जबकि बैंक में ऐसा है कि आपको 1 साल में 10 से 12 एग्जाम देने का मौका लगता है। और अगर आपका 1 साल में इतना मौका लगता है, तो प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं कि किसकी है। तो निश्चित रूप से आप 1 साल होते-होते आप या तो बैंक में पीओ बन सकते हैं या क्लर्क बन सकते हैं। आप सोच करके देखिए, क्लर्क बनना कितना आसान है, या पीओ बनना कितना आसान है, या फिर एसएससी के लिए 4 साल बर्बाद कर देना। सोचिए। जी सर। सर आजकल के युवक और युवतियों में लाइब्रेरी के प्रति बहुत रुझान है, खासकर वो बच्चे जो जस्ट या तो 12 इंटर पास करते हैं या तो ग्रेजुएशन पास करते हैं, एक लैपटॉप या टैबलेट लेके वो पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी। और उनके माता पिता सोचते हैं कि वो बच्चा लगा हुआ है, वो भी कभी सवाल नहीं करते, बच्चा भी 8-10 घंटा घर से बाहर रहता है। आपका इसके बारे में? मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि एक समय था जब लाइब्रेरी वो लोग जाते थे जो पीएचडी करते थे, थीसिस लिखते थे, रिसर्च करते थे। ये बड़े शहरों में था। तो बड़े शहरों का अनुकरण किया गया और ये अंधा अनुकरण किया गया। वहाँ पर बच्चे जाते थे पीएचडी करने के लिए, उन्हें थीसिस लिखना पड़ता था, तो इसके लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। अब ये कल्चर एकदम डाउन द लाइन चला आया और छोटे-छोटे शहरों में चला आया। और हुआ क्या है कि वहाँ पर बच्चे जो जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको पढ़ना है रियली में। वो पढ़ने के लिए कम जाते हैं, उनको एक बड़ा-सा ग्रुप मिलता है, स्टूडेंट्स का लार्ज ग्रुप मिलता है। वहाँ पर उनको लगता है कि इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, ये सारे पढ़ने वाले होंगे, तो मैं भी वहीं पे क्यों ना जाऊँ? जबकि वास्तविकता यह है कि वहाँ पर कोई टीचर नहीं होता है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। वहाँ पर 2-4 चीज़ की सुविधाएँ होती हैं, फ्री वाईफ़ाई मिलता है, रहने और बैठने की सुविधा मिल जाती है, फ्री ब पानी बिजली मिलता है, और सबसे बड़ा है उनका फ्रेंडशिप। वो कुछ बच्चे तो इसलिए भी जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर जाकर के मैं अपना 10-5 लोगों के साथ जो हैं हमारे लाइक माइंडेड, उनसे मैं दोस्ती कर लूँ और मेरा समय इसी में निकल जाए, पढ़ाई बाद में देख लेंगे। और ये एक टाइप ऑफ चीट है जो कि अपने लिए ही नहीं, परिवार वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए और खुद के साथ एक चीटिंग है। तो मैं तो ऐसे समझता हूँ। वैसे मैं ये सारी अपनी बातें जो ये कह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सीरियसली स्टडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे उनके लिए भी एक सलाह है कि अगर आप लाइब्रेरी पर ही डिपेंडेंट हैं, तो फुल्ली पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। ये दोस्ती करने का जगह नहीं है, ये पढ़ाई करने का जगह है। और बिना टीचर का और बिना गुरु का तो ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ होता, तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि स्कूल कॉलेज खत्म कर दो, लाइब्रेरी खोल दो। बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। जी सर। सर आपने दिल्ली में पढ़ाया और भी बहुत जगह पढ़ाए हैं, और अब आप देवघर में हैं, बीएससी एकेडमी। बीएससी एकेडमी इंडिया का रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, हर बड़े-बड़े शहर में है। तो आपने यहाँ बीएससी देवघर में छात्रों और देवघर के छात्रों के एटीट्यूड में क्या अंतर पाया दिल्ली और अलग जगहों से? मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि जो दिल्ली में जो बच्चे जाते हैं, वो डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री से जाते हैं, तो वो इस पर्पज़ से जाते हैं कि उन्हें पढ़ना है, और इसलिए वो सीरियस ज़्यादा होते हैं। जब मैं देवघर की बात करता हूँ, तो यहाँ के स्टूडेंट्स में मैं देखा हूँ कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो यहाँ के बच्चे बड़ा ही रिलक्टेंट हैं। वो पढ़ाई के प्रति उतने सीरियस होते नहीं हैं। छोटे-छोटे बहाने बना करके वो अपने पढ़ाई से दूर रहना पसंद करते हैं। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, इतने दिनों से मेरा यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि थोड़ा-सा मौसम में बदलाव आया, वो घर बैठ गए। थोड़ा-सा ठंडक बढ़ गया, घर बैठ गए। वर्षा हो गई, घर बैठ गए। थोड़ी-सी गर्मी बढ़ गई, घर बैठ गए। माने उन्हें बहाना चाहिए, नहीं आने का बहाना चाहिए, और इतने अच्छे-अच्छे बहाना ढूँढेंगे जिस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, और समझाने पर उन पर असर भी नहीं होता है। ये नहीं कि वो समझने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते। उनको लगता है कि अरे ज़िंदगी मिली है, बड़ी लंबी ज़िंदगी है, आज नहीं गए तो कल गए, परसों गए, इंस्टीट्यूट तो मेरा अपना ही है, जब जाएँगे तब पढ़ लेंगे। ये समझते नहीं है कि एक-एक दिन जो निकल जा रहा है वो लौट के आने वाला नहीं है। तो इतने रिलक्टेंट हैं यहाँ के बच्चे। मैं क्या कहूँ, यहाँ के बच्चों के प्रति मेरा जो जो सोच है वो कुछ इसी तरह का हो गया है, क्योंकि मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि दे आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स देयर स्टडीज़।
They are rather believe in engaging some other works. सर आज के जो डिजिटल युग है, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ आजकल, एक चलते हुए रहा कि ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। इसी तरह सारे स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है और आज के युग में बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन कहते हैं कि आप 100-200 रुपये में पढ़िए। अब वो युग आ गया कि आपको डिजिटल मटेरियल्स ही रखना चाहिए, आपको प्रिंट नहीं करवाना चाहिए, आपको क्वेश्चंस भी डिजिटल करना चाहिए, आपको लेक्चर्स भी डिजिटल करना चाहिए, आपको ऑनलाइन टेस्ट दे के ही आप 1000 रुपए में ही एग्जाम निकाल सकते हैं, आप 500 रुपए में पढ़ के कर सकते हैं। तो आप और जो आज ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है उनमें 20-30 हजार रुपया 40,000 रुपया लगता है, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, बेसिक बात ये है और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें याद रहती हैं जो हम हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं। उसका इमेज हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक रहता है और विजुअल इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे कर के बताऊँ कि अगर आप कोई फ़िल्म देखते हैं और उसे 20 दिन के बाद आपसे पूछा जाए कि इसके 10 डायलॉग बताएँ, आप नहीं बता पाएँगे। कारण क्या है कि उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे लंबा टिकता नहीं है। अब सवाल उठता है कि बच्चे मोबाइल से या ऑनलाइन से क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो उनको लगता है कि इसमें तो पैसे बहुत कम लगते हैं, हैं? घर में बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए 24/7 ओपन है, कभी मैं खोल के पढ़ लूँगा, कभी भी रिवर्स करके पढ़ लूँगा, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता है कि ये कितना टिकाऊ होगा। तो इसी कारण से उसका रुझान बढ़ा है, लेकिन रियली जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब फिर ये सारा कुछ समझ में आता है कि मैं क्या सोच लिया और क्या निकला। तो मेरा सुझाव यही है कि ये हार्ड कॉपी से पढ़ना मच बेटर है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन या मोबाइल से पढ़ना या लैपटॉप से पढ़ना। हार्ड कॉपी बिल्कुल पढ़िए, किताब ज़रूर खरीदिए, मैगज़ीन ज़रूर खरीदिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ब्लीक हैं, बहुत कम हैं। समझ लीजिए इस चीज़ को। जी सर, आज का आखिरी सवाल है हमारा, वो मॉरल वैल्यूज पे है, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो 18 से लगभग 30 के होते हैं। ये जो है पीक एज है, पीक एज, पीक हार्मोन्स, पीक अदर थिंग्स, हर चीज़ पे उनका ब्यूटी, अट्रैक्शन सब चीज़ पीक पे रहता है। तो बच्चों को बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो अपोजिट जेंडर का हो, चाहे वो नशीली पदार्थ का हो, चाहे घूमने-फिरने का हो, क्योंकि वो एक बचपन से वो एक नया जगह पे आते हैं, नए क्षेत्र में। तो एक रुझान जो जिसको नौकरी निकालना है, वो कैसे डील करें इन डिस्ट्रैक्शन के साथ? देखिए, उन्हें कहीं न कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर लाइफ़ आपको सेटल करना है, तो कहीं-कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से सोच लेंगे कि ये जो चीज़ें आपने अभी बताई, उसको भी माने तवज्जो दिया जाए या उसको भी कंसीडर किया जाए, तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और आप ड्रग अब्यूज़ में फँस गए या फिर आप घूमने-टहलने में लग गए या फिर अपना दोस्ती करने लगे या कुछ इसी टाइप का चीज़ जो आप बताना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पढ़ाई तो आपका डिस्टर्ब होगा और कॉम्पिटिशन का युग है और कॉम्पिटिशन के युग में ये बिल्कुल आसान नहीं है, एकेडमिक्स नहीं है कि कुछ भी लिख दिया 60-70% नंबर आ जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन में तो 1 नंबर से, आधा नंबर से, 0.25 नंबर से आप फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत सीरियस स्टडी का ज़रूरत पड़ता है इसमें। इसमें जो है सो आप इधर-उधर घूम करके और लाइटली लेकर के और दोस्ती करके या फिर ऐसे लाइट वेन में इसको लेकर के कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो सीरियसली स्टडी करना ही होगा। तो आप समझ लें कि आपको कहीं न कहीं से या तो आप वो जो एक लग्ज़रियस लाइफ़ का जो आप सपना देखते हैं, वो तो बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला है। अगर आप नौकरी करने के लिए बात दिमाग में लाते हैं, तो आपको कॉम्पिटिशन करना होगा और उसके लिए इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं किसी भी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर या तो आप पढ़ाई चूज़ कर लीजिए या फिर वो जीवन का जो सुख आपको दिख रहा है, उसको चूज़ कर लिए। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। या तो वो सुख लीजिए या ये सुख लीजिए। वो सुख टेम्परेरी होगा, ये सुख परमानेंट होगा। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब देके बच्चों को गाइड किया है। ठीक है। धन्यवाद।